हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट सेकंड के बारे में। जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, यानी कि पेरिस समझौता क्या है। और फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक बनता है, जो आपका पेपर 1 है उसका टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, उसका ये सब टॉपिक है पेरिस एग्रीमेंट। जहाँ पर आज की इस वीडियो में हम 15 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, किसके बारे में, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, इन एमसीक्यूज़ की PDF जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। और टेलीग्राम ग्रुप को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम। चैनल का नाम है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको चैनल शो हो जाएगा, जहां पर आप चैनल के ग्रुप पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 7000 सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं। वहाँ पर आपको हर एक मंथ के एंड में हर एक वीडियो की जो PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड, यानी कि जो पेरिस समझौता है उसको कब अपनाया गया था। ऑप्शंस फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इनमें से पेरिस एग्रीमेंट को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था ऑप्शन सी 2015 में। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, किस पर, क्लाइमेट चेंज पर। यानी कि पेरिस समझौता लीगली कानूनी रूप से और बाइंडिंग बाध्यकारी अनिवार्य है, मैंडेटरी है, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है, संधि है, समझौता है, जो किस पर आधारित है, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पर। इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट का एम क्या है, रिड्यूस करना है एमिशन को, और किसके एमिशन को, गैसेस के एमिशन को जो उत्सर्जन होता है। और वो कौन सी गैसेस हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं किस में, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं, उसके एमिशन को, उत्सर्जन को कम करना है। ये एम है किसका, पेरिस एग्रीमेंट का। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पेरिस एग्रीमेंट को अपनाया गया था 196 पार्टीज द्वारा, और कहाँ पर, COP21 में, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुई थी 21। कहाँ पर हुई थी, ये पेरिस में हुई थी। और कब, 2015 में 12 दिसंबर को। देन इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट कब प्रभाव में आया, कब से लागू हुआ, 4 नवंबर 2016 से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है COP21 को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस पॉइंट में बात की थी कि COP21 में अपनाया गया था पेरिस एग्रीमेंट को। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 21 क्या है, इस पॉइंट से हमारा ये क्लियर होगा। जहाँ पर सबसे पहले 2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको हम COP21 और CMP11 के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर हुआ था, COP21 फ्रांस के पेरिस में हुआ था। कब से कब तक, 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच 2015 में। यानी कि ये 21वां सेशन था, 21st सेशन था किसका, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का, इन शॉर्ट COP का। और ये किसके लिए था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी कि किसका 21वां सेशन था, जो 1992 का यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इन शॉर्ट UNFCCC है, उसका ये 21वां सेशन था। जहां पर UNFCCC की जो पार्टीज हैं वो हर साल मिलती हैं, जिसको नाम दिया गया है COP का, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का। इसके अलावा ये 11वां सेशन था, यानी कि 11th सेशन था मीटिंग ऑफ द पार्टीज का, इन शॉर्ट CMP का, किसके लिए, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जहां पर पेरिस एग्रीमेंट, इसे जो है फ्रेंच में एकॉर्ड डे पेरिस के नाम से भी जाना जाता है, और इसे जो है पेरिस एकॉर्ड्स और पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज पर, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जहां पर हम थोड़ा क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, जलवायु परिवर्तन क्या है, कि लंबे समय तक टेम्परेचर यानी कि तापमान और वेदर यानी कि मौसम में चेंज आना। आप कह सकते हैं कि पहले जो है टेम्परेचर, मान लीजिए कई एरियाज़ में 43 डिग्री सेल्सियस रहता था, लेकिन अब जो है कई सालों से वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, और कई टाइम से उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री से हटकर 53 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी कि एक लंबे टाइम तक जो है उस एरिया के टेम्परेचर में चेंज आ गया है।
तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज। और इसके अलावा कई एरियाज़ में लगातार जो है बारिश होती रहती है या कहीं पर बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, तो वेदर का जो है इम्बैलेंस हुआ है, यानी कि मौसम का असंतुलन हुआ है। तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। तो ये जो चेंज है अक्सर देखा जा सकता है कि ये नेचुरल था यानी कि प्राकृतिक था, लेकिन अगर हम 1800 सेंचुरी से बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का काफ़ी इंटरफेयर रहा है किसमें, क्लाइमेट चेंज में। यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो वजह बनी है किसका, जलवायु परिवर्तन का। अगर हम मेन बात करें तो जहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन के, कोयला, ऑयल और प्राकृतिक गैस। तो ये एग्जाम्पल हैं किसके, फॉसिल फ्यूल के। तो इनके जलने से यानी कि इनके बर्निंग से क्या रिलीज़ होता है, ग्रीन हाउस गैसें रिलीज़ होती हैं और जो क्या करती हैं, वो ट्रैप करती हैं हीट को, और इसी की वजह से क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के इशू को फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एक और पॉइंट क्लियर हो जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कोयला, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, फॉसिल फ्यूल के यानी कि जीवाश्म ईंधन के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्लाइमेट चेंज रेफर करता है जो चेंज है किसमें, इन्वायरमेंटल कंडीशन में आया है अर्थ के, तो वो चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज। इसके बाद क्लाइमेट चेंज डिस्क्राइब करता है उस चेंज को जो हमारी एवरेज कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर है और रेनफॉल है, उसमें चेंज आया है। जो पहले एवरेज कंडीशन थी उसमें चेंज आना क्या है, क्लाइमेट चेंज। तो ये डिस्क्राइब करता है क्लाइमेट चेंज। देन इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि कोई एरिया है, यानी कि किसी एरिया में एक लंबे पीरियड तक टेम्परेचर और रेनफॉल में चेंज आना, ये क्या है, क्लाइमेट चेंज। देन इसके बाद जो नासा के साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया है अर्थ का सरफेस वार्म हो रहा है यानी कि गर्म हो रहा है, और कई जो है गर्म साल रिकॉर्ड किए गए हैं पिछले 20 सालों में। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि पिछले अगर हम 20,000 साल पहले की बात करें तो जो यूनाइटेड स्टेट्स था वो किससे कवर था, वो ग्लेशियर से कवर था। लेकिन आज के टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स का गर्म क्लाइमेट है और वहाँ पर कम ही ग्लेशियर्स बचे हैं, और ये सब किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पेरिस एग्रीमेंट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 22 अप्रैल 2016 एट अ सेरेमनी इन न्यूयॉर्क, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। यानी कि पेरिस समझौता 22 अप्रैल 2016 को न्यूयॉर्क में एक समारोह में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। 22 अप्रैल को आपको बताना है कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। इनमें से हम 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं ऑप्शन बी, अर्थ डे। जहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि पेरिस एग्रीमेंट ओपन हुआ था कब सिग्नेचर के लिए, 22 अप्रैल 2016 को, और सेरेमनी कहाँ पर हुई थी, न्यूयॉर्क में। और 22 अप्रैल को ही हम कौन से दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अर्थ डे के रूप में। जहाँ पर अर्थ डे जो है एक एनुअल इवेंट है, यानी कि हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। और इसके बाद जो फर्स्ट अर्थ डे था उसको कब सेलिब्रेट किया गया था, 22 अप्रैल 1970 को। इसके बाद फ्रेंड्स अक्सर जो है थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो हमें इसी साल का अर्थ डे का थीम पता होना चाहिए, यानी कि 2022 का क्या थीम था, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी कि हमारे जो प्लैनेट है उसमें इन्वेस्ट करें। और इसके अलावा हमें पिछले साल का थीम भी पता होना चाहिए, 2021 का अर्थ डे का थीम क्या था, रीस्टोर आवर अर्थ। तो ये थीम था 2021 का अर्थ डे का। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में 2016 में अर्थ डे वाले दिन यानी कि 22 अप्रैल को पेरिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे, किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना और 120 अदर कंट्रीज़ द्वारा जो है पेरिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर द पेरिस एग्रीमेंट विच कंट्री विड्रू फ्रॉम द एग्रीमेंट इन 2020 बट रीजॉइंड इट इन 2021। यानी कि पेरिस समझौते के अनुसार कौन सा देश 2020 में समझौते से हट गया लेकिन 2021 में फिर से पेरिस समझौते में शामिल हो गया। तो फ्रेंड्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जो पेरिस एग्रीमेंट से बनता है। तो इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पर पहले तो इस कंट्री ने विड्रॉ कर लिया था एग्रीमेंट से, कब, 2020 में। देन इसके बाद इसको फिर से रीजॉइन कर लिया 2021 में। सबसे पहले तो जो करंट प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के,
जो बाइडन। उनका पहला ही दिन था ऑफिस का जहां पर उन्होंने एक्शन लिया कि हम फिर से रिजॉइन करेंगे किसको, पेरिस एग्रीमेंट को, क्योंकि जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। तो इस वजह से जैसे ही प्रेसिडेंट जो बाइडन टेन्योर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने फिर से रिजॉइन कर लिया पेरिस एग्रीमेंट को। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, विद रेफरेंस टू द एग्रीमेंट एट द UNFCCC मीटिंग इन पेरिस इन 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। UPSC 2016 का फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन है जो कि काफ़ी रिलेट करता है हमारे UGC नेट से भी। तो जहाँ पर सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, द एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इट विल गो इनटू इफेक्ट इन 2017। यानी कि समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2017 में लागू होगा, यानी कि 2017 में लागू हुआ। देन इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, द एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2 degree Celsius or even 1.5 degree Celsius above pre-industrial levels। और थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज्ड देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट $1000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with climate change। यानी कि विकसित देशों ने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 2020 से एक वर्ष में $1000 अरब दान करने के लिए प्रतिबद्ध है। देन इसके बाद फ्रेंड्स तीनों स्टेटमेंट्स आपने देख ली पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। करेक्ट कोड आपको मार्क करना है। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग क्या है कि ओनली सेकंड, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जहां पर फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम अपनी करेक्ट स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एग्रीमेंट का एम क्या है, लिमिट करना है ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होता है उसके राइज को लिमिट करना है जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें, और कब तक, इस सेंचुरी के एंड तक। तो एवरेज ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को लिमिट करना है अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कंपेयर करें। जहाँ पर फ्रेंड्स प्री इंडस्ट्रियल लेवल, इसका मतलब क्या है कि वो टाइम पीरियड है ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है उसके शुरू होने से पहले का टाइम पीरियड है प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो जब जो है जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस था या उससे भी कम था। तो अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कंपेयर करें तो या तो 2 डिग्री सेल्सियस से एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को ऊपर नहीं जाने देना है या फिर उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है किसे, एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर है। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो पेरिस एग्रीमेंट था उस पर हस्ताक्षर किए गए थे सभी मेंबर कंट्रीज द्वारा, और किसकी मेंबर कंट्रीज थी, यूनाइटेड नेशंस की। और ये कब से लागू होगा, 2017 से लागू होगा। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से था। तो जैसा कि हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, पेरिस एग्रीमेंट था उसको अपनाया गया था COP21 में पेरिस में, और कब, 12 दिसंबर 2015 को अपनाया गया था। और ये कब से लागू हुआ यानी कि कब से प्रभाव में आया, 4 नवंबर 2016 से। तो ये 2017 से नहीं आया। एक तो इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और साथ ही साथ ये जो एग्रीमेंट है यानी कि पेरिस समझौता जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे जो UNFCCC के मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उसके द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, ना कि यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज़ द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो थी स्टेटमेंट थर्ड। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो विकसित देश हैं यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस एट्सेट्रा, इन्होंने हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ग्लोबल वार्मिंग को लेकर और कमिट किया और ये प्रॉमिस किया कि वो डोनेट करेंगे $1000 बिलियन। कौन से साल से, 2020 से।
हर साल जो है 1000 बिलियन डॉलर को डोनेट करेंगे ताकि हेल्प किया जा सके किन कंट्रीज़ का, डेवलपिंग कंट्रीज़ का, यानी कि वो कंट्रीज़ जैसे कि भूटान, कंबोडिया, इथोपिया एट्सेट्रा, ताकि वो टैकल कर सके क्लाइमेट चेंज से यानी कि जलवायु परिवर्तन से। तो ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली थी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर और प्रॉमिस भी किया था कि डोनेट करेंगे 2020 से। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि उन्होंने कमिट किया था 100 बिलियन डॉलर पर ईयर डोनेट करने का कमिट किया था, यानी कि प्रॉमिस किया था, ना कि 1000 बिलियन डॉलर का। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और करेक्ट आंसर क्या होगा इस स्टेटमेंट के लिए, 1000 बिलियन डॉलर की प्लेस पर आएगा 100 बिलियन डॉलर। इसके बाद फ्रेंड्स जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा था कि 100 बिलियन डॉलर जो है हर साल इकट्ठे किए जाएंगे क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में 2020 से, और कब तक किए जाएंगे, 2025 तक, यानी कि इसको 2025 तक कंटिन्यू किया जाएगा, जहां पर मेन पर्पस यही था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प करना है क्लाइमेट चेंज से निपटने में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर आपको मार्क करना है करेक्ट कोड। एक साइड तो कंट्रीज़ गिवन है और दूसरी साइड गिवन है नेट ज़ीरो टारगेट ईयर। सबसे पहले तो ए है जापान और उसके सामने गिवन है नंबर 1 2070, बी पर है चाइना, सामने गिवन है सेकंड 2045, सी पर है जर्मनी, सामने है नंबर 3 पर 2060, और डी पर है इंडिया और 4th पर है उसके सामने 2050। कोड फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले तो ए पर है हमारे पास जापान। जापान का नेट ज़ीरो टारगेट ईयर है नंबर 4th यानी कि 2050। इसके बाद बी पर है चाइना और चाइना का नेट ज़ीरो टारगेट ईयर है नंबर 3rd 2060। इसके बाद सी पर है जर्मनी। जर्मनी का है करेक्ट मैच नंबर 2nd 2045, यानी कि इसका नेट ज़ीरो टारगेट ईयर है जर्मनी का 2045। और डी पर है इंडिया। इंडिया का नेट ज़ीरो टारगेट ईयर है 1st यानी कि 2070। इसके बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें 4 कंट्रीज़ के नेट ज़ीरो टारगेट ईयर क्लियर हो गए। देन इसके बाद भूटान और सूरीनेम इन दोनों कंट्रीज़ ने अचीव कर लिया है नेट ज़ीरो का टारगेट, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि वो 2 कंट्रीज़ कौन सी हैं जिन्होंने नेट ज़ीरो के टारगेट को अचीव कर लिया है। तो वो 2 कंट्रीज़ हैं, एक तो भूटान और दूसरी है सूरीनेम। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इसी क्वेश्चन से जो एसोसिएट करता है हमारा पॉइंट कि नेट ज़ीरो क्या है। नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब है कि जो मैन मेड यानी कि जो मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनका जो भी एमिशन होता है जिसका रीज़न एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है यानी कि मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, इनको जो है रिमूव किया जाना चाहिए एटमॉस्फेयर से। यानी कि फ्रेंड्स जिन ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन मैन मेड एक्टिविटीज़ से होता है उसको जो है रिमूव कर देना चाहिए एटमॉस्फेयर से। और किस तरीके से, एक तो जो है रिड्यूस करके, यानी कि वो तरीके अपनाने चाहिए जिससे जो है जो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है उसके प्रोडक्शन को कम किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ कंजम्पशन को कम किया जाना चाहिए, उपभोग को कम किया जाना चाहिए, जिससे जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन मेथड्स को जिससे जो है एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि सोख सकें कार्बन डाइऑक्साइड को, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। इन शॉर्ट फ्रेंड्स आप ये कह सकते हैं कि नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि एक तो जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है उसको कम किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ अब तक जो है जितना भी ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन हम कर चुके हैं एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। जैसे कि जितने ज़्यादा ट्रीज़ को लगाएंगे उस तरीके से भी जो है एब्जॉर्ब किया जा सकता है जो पहले से मौजूदा ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन हुआ है एटमॉस्फेयर में, उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ये क्या है, नेट ज़ीरो एमिशन, यानी कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर भी धीरे धीरे बैन लगाना है और साथ ही साथ जितना अब तक एमिशन किया है उसको भी एब्जॉर्ब करना है। तो ये क्या है, नेट ज़ीरो। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डैश सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज द पेरिस एग्रीमेंट एज अ ह्यूमन राइट्स ट्रीटी, यानी कि किस देश का सर्वोच्च न्यायालय पेरिस समझौते को मानवाधिकार
संधि के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन सी ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील का सुप्रीम कोर्ट वर्ल्ड का ऐसा पहला सर्वोच्च न्यायालय बन गया है, सुप्रीम कोर्ट बन गया है, जिसने पेरिस एग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज किया है किसके रूप में, ह्यूमन राइट्स ट्रीटी के रूप में, यानी कि पेरिस समझौते को मानवाधिकार संधि के रूप में मान्यता दी है। किसने? ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हु सक्सेसर इज़ द पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट किसका सक्सेसर है, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट ने किसको रिप्लेस किया है। इनमें से पेरिस एग्रीमेंट ने रिप्लेस किया है ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल को। इस क्वेश्चन को भी हम फ्रेंड्स थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट UNFCCC। तो फ्रेंड्स आप इसके फुल फॉर्म को भी याद कर लीजिए UNFCCC के, क्योंकि कई एग्जाम्स में इसके फुल फॉर्म को पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको अपनाया गया था 1992 में अर्थ समिट में, जो कि इस टॉपिक पर, यानी कि किस टॉपिक पर, क्लाइमेट चेंज के टॉपिक पर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में से एक है। इसके बाद फ्रेंड्स UNFCCC के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है। कॉम्बैट करने के लिए, यानी कि निपटने के लिए किससे? जो डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, किसके साथ? क्लाइमेट चेंज के साथ, यानी कि जो खतरनाक मानव का हस्तक्षेप होता है क्लाइमेट सिस्टम के साथ, उससे निपटने के लिए है UNFCCC। और साथ ही साथ स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिर करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसें हैं एटमॉस्फेयर में, उनको स्टेबलाइज करना है। और इसने इस्टेब्लिश किया था, यानी कि UNFCCC ने इस्टेब्लिश किया था सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर कहाँ पर? जर्मनी के बर्न में। और ये कब से फोर्स में आया, यानी कि कब से इफेक्टिव हुआ? UNFCCC 21 मार्च 1994 से। इसके बाद UNFCCC जो है ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, किसकी? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की, इन शॉर्ट COP की, जहां पर जो मेंबर नेशंस हैं वो हर साल मिलते हैं COP के रूप में, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के रूप में, और असेस करते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ है डील करने में, किसके साथ? क्लाइमेट चेंज के साथ। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में क्योटो प्रोटोकॉल, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1997 में, और ये 2005 से 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल का टाइम पीरियड रहा, जहां पर क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था, किसके अंडर? UNFCCC के अंडर। तो क्योटो प्रोटोकॉल किसका प्रोडक्ट है? UNFCCC का। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया गया किसके द्वारा? पेरिस एग्रीमेंट द्वारा। और पेरिस एग्रीमेंट जो कब से लागू हुआ? 2016 से। नेक्स्ट पॉइंट है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी फ्रेंड्स हमें थोड़ा पता होना चाहिए, और इसके अलावा इस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो भी आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर पहले से मौजूद क्योटो प्रोटोकॉल टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल है, वो वीडियो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल रिड्यूस करने के लिए था ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को, जहां पर क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जापान के क्योटो में। कब? 11 दिसंबर 1997 को। और ये कब से लागू हुआ? 16 फरवरी 2005 से। देन इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड की अगर हम बात करें, कब से कब तक था? 2008 से 2012 तक, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड की शुरुआत हुई 2008 में, और ये समाप्त हुआ पीरियड 2012 में। जहां पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 2008 से 2012 तक, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल का जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था उसकी शुरुआत कब हुई? 2008 में हुई थी, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल के जो कमिटमेंट पीरियड था पहले वाला वो कब समाप्त हुआ? 2012 में। देन इसके बाद सेकंड कमिटमेंट पीरियड की अगर हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, इस पर सहमति हुई थी 2012 में, और इसके एग्रीमेंट को एक्सटेंड कर दिया गया 2020 तक, जिसे हम दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में जानते हैं। तो सेकंड कमिटमेंट पीरियड कब से कब तक था? 2012 से 2020 तक, किसका? क्योटो प्रोटोकॉल का। इन शॉर्ट जो दोहा अमेंडमेंट हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, जहां पर क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड कर दिया गया था 2020 तक। तो कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में दोहा संशोधन? 2012 में। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में इसी क्वेश्चन में हमने बात की थी अर्थ समिट के बारे में। अर्थ समिट
रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राज़ील के 3 से 14 जून के बीच 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है मार्क द करेक्ट कोड अबाउट पेरिस एग्रीमेंट। करेक्ट कोड बताना है आपको पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशंस ईच इंडिविजुअल कंट्री शुड मेक टू अचीव द वर्ल्ड वाइड गोल आर डिटर्मिन्ड by all countries individually and are called nationally determined contributions, in short NDCs। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, द contributions should be reported every 5 years and are to be registered by the UNFCCC secretariat। फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है, बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहाँ पर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हर एक कंट्री द्वारा किए जाएंगे और किसके लिए होंगे ये कॉन्ट्रीब्यूशंस, अचीव करने के लिए जो भी गोल उनके द्वारा सेट किया जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए या फिर नेट ज़ीरो के लिए, तो उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को क्या कहा जाएगा, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इन शॉर्ट NDCs। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में कंट्रीज़ ने प्लेज किया है कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस वो करेंगी ताकि अचीव किया जा सके एम्स को, उद्देश्य को, और किसके एम्स को, ट्रीटी के एम्स को, यानी कि जो समझौता है पेरिस समझौता, उसके उद्देश्य को अचीव करने के लिए जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस कंट्रीज़ द्वारा किए जाएंगे या फिर जो भी प्लान्स बनाए जाएंगे, तो इस तरह के प्लान्स को क्या कहा जाएगा, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इन शॉर्ट NDCs। तो फ्रेंड्स इन 2 पॉइंट से हमें क्लियर हो जाता है कि NDCs क्या है, यानी कि नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है। इसके बाद 2020 से यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में हम अगर बात करें तो कंट्रीज़ जो है सबमिट करेंगी अपने प्लान्स को, किससे रिलेटेड होंगे ये प्लान्स, क्लाइमेट एक्शन को लेकर, जिनको जो है किस नाम से जाना जाएगा, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के नाम से। इसके बाद अपने NDCs में कंट्रीज़ कम्युनिकेट करेंगी एक्शंस पर, यानी कि बातचीत करेंगी एक्शंस पर जो वो लेंगे, किसके लिए लेंगे, रिड्यूस करने के लिए, जो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, उस पर जो है कंट्रीज़ कम्युनिकेट करेंगी अपने NDCs में, ताकि पहुंचा जा सके जो पेरिस एग्रीमेंट का गोल है। जहां पर पेरिस एग्रीमेंट का गोल क्या है कि या तो 2 डिग्री सेल्सियस से जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है उससे नीचे आना है, या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर तक लिमिट करना है। तो ये टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट का। देन इसके बाद NDC यानी कि नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया था COP22 में। और कहाँ पर NDC पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया था, और ये COP22 कहाँ पर हुई थी, मोरक्को के मार्केश में। तो NDC पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जो है कि इन्हांस करना था, सुनिश्चित करना था कॉपरेशन को, सहयोग को, ताकि कंट्रीज़ के पास एक्सेस हो, पहुँच हो टेक्निकल नॉलेज तक और फाइनेंशियल सपोर्ट तक, ताकि वो अचीव कर सके लार्ज स्केल पर क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स को। ये किसके अकॉर्डिंग था, NDC पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। और NDC पार्टनरशिप को कहाँ पर लॉन्च किया गया था, COP22 में। फ्रेंड्स NDC पार्टनरशिप को कहाँ पर लॉन्च किया गया था, COP22 में। और COP22 कहाँ पर हुई थी, मोरक्को के मार्केश में। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं INDC। इस पर संकल्प लिया गया था, यानी कि प्लेज ली गई थी कब, 2015 के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान। और INDC को कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि पहले जो है नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस का नाम क्या था, इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि NDC में इंटेंडेड इन शॉर्ट I भी इंक्लूड था। तो INDC को कन्वर्ट कर दिया गया NDC में। इसके बाद 2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इन शॉर्ट COP21 या फिर CMP11, ये फ्रांस के पेरिस में हुई थी 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच 2015 में। और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 21 को जो है COP21 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट UNFCCC, और साथ ही साथ CMP11 क्योटो प्रोटोकॉल के लिए इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है NDC पार्टनरशिप को गाइड किया गया था स्टीयरिंग कमेटी द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो स्टेटमेंट सेकंड थी वो भी करेक्ट स्टेटमेंट थी, जहां पर उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको जो है रिपोर्ट किया जाना चाहिए, हर 5 सालों में उनको रिपोर्ट किया जाना चाहिए, और उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को रजिस्टर किया जाना चाहिए
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट द्वारा, इन शॉर्ट UNFCCC सेक्रेटरीट द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। द SDM यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज कंसीडर्ड टू बी द सक्सेसर टू द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, अ फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म अंडर द डैश। इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, जहां पर SDM का फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसको क्या कंसीडर किया जाता है कि ये रिप्लेसमेंट है किसका, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का। और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है, किसके अंडर है ये, क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर। और इस मैकेनिज्म के अंडर क्या है, जो पार्टीज हैं वो एक साथ काम कर सकती हैं उत्सर्जन को कम करने के लिए, ताकि वो प्लान्स को प्रिपेयर कर सके क्लाइमेट एक्शन के लिए, जिसको हम नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस इन शॉर्ट NDCS के नाम से जानते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। विच आर्टिकल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट इनेबल्स पार्टीज टू विड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट आफ्टर सेंडिंग अ विड्रॉल नोटिफिकेशन टू द डिपॉजिटरी। इनमें से वो आर्टिकल है पेरिस एग्रीमेंट के लिए, ऑप्शन ए आर्टिकल 28। पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 28 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पार्टीज हैं वो विड्रॉ कर सकती हैं पेरिस एग्रीमेंट से सेंड करके विड्रॉल नोटिफिकेशन को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और COP27 कहाँ पर होना है। यहाँ पर फ्रेंड्स COP27 जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। इस टॉपिक पर भी एक सेपरेट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज UNFCCC के लिए या फिर COP27 ये हुआ है ऑप्शन ए इजिप्ट में, जहाँ पर COP27 ये 6 से 18 नवंबर के बीच होना था 2022 में, यानी कि इस साल। और ये कहाँ पर हुआ, इजिप्ट के शर्म एल शेख में। और किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर, इजिप्शियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सेमे शोक्रे की प्रेसिडेंसी के अंडर। और नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो पिछले साल COP26 हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था SEC सेंटर में, यानी कि स्कॉटलैंड के लार्जेस्ट एग्जीबिशन सेंटर में, जो कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो COP26 यहाँ पर हुआ था और कब से कब तक हुआ था, 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच 2021 में। और प्रेसिडेंट कौन थे इस कॉन्फ्रेंस के, यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिनिस्टर आलोक शर्मा, वो प्रेसिडेंट थे COP26 के। देन इसके बाद फ्रेंड्स डिले हुआ था COP26 के लिए, यानी कि COP26 ये 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से COP26 2021 में हुआ। तो 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन शॉर्ट COP26 किसके लिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट UNFCCC के लिए। और साथ ही साथ ये थर्ड मीटिंग भी थी 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के लिए, और साथ ही साथ ये 16वीं मीटिंग ऑफ द पार्टीज भी थी क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, इन शॉर्ट CMP16 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एज ऑफ September 2022 हाउ मैनी members of the United Nations Framework Convention on Climate Change in short UNFCCC are parties to the Paris Agreement। यानी कि फ्रेंड्स सितंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट UNFCCC के कितने सदस्य पेरिस समझौते के सदस्य हैं। इनमें से ऑप्शन ए 194 मेंबर्स UNFCCC के वो पेरिस एग्रीमेंट की पार्टीज हैं। देन इसके बाद फ्रेंड्स 198 पार्टीज में से 194 पार्टीज वो मेंबर्स हैं किसका, पेरिस एग्रीमेंट का। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में 194 जो टोटल नंबर ऑफ पार्टीज़ हैं, जिसमें से 193 तो स्टेट्स हैं और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन है जिसने ज्वाइन किया है पेरिस एग्रीमेंट को। यूरोपियन यूनियन यानी कि फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन इन शॉर्ट EU ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है 27 मेंबर स्टेट्स का, जो कहाँ पर मुख्य तौर पर लोकेटेड हैं, यूरोप में ये लोकेटेड हैं। तो ये सभी जो हैं पार्टीज़ हैं किसकी, पेरिस एग्रीमेंट की। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मार्क द करेक्ट कोड अबाउट पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आपको करेक्ट कोड मार्क करना है। नंबर 1 कोड क्या है, पेरिस एग्रीमेंट कवर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन एंड फाइनेंस, यानी कि जो पेरिस समझौता है जलवायु परिवर्तन शमन अनुकूलन और वित्त को कवर करता है।
और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, द पेरिस एग्रीमेंट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है, बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट को। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, पेरिस एग्रीमेंट किसको कवर करता है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को, अडेप्टेशन को और फाइनेंस को, यानी कि पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और वित्त को कवर करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस पॉइंट को भी हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो पेरिस एग्रीमेंट किन तीन चीज़ों को मेनली जो है कवर करता है। एक तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन शमन। दूसरा क्या है, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन यानी कि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। और तीसरा है क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यानी कि जलवायु परिवर्तन वित्त को। तो ये तीन पार्ट्स को कवर करता है पेरिस एग्रीमेंट। सबसे पहले अगर हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के बारे में बात करें यानी कि जलवायु परिवर्तन शमन के बारे में बात करें, तो इसका मतलब ये है कि वो एफर्ट्स यानी कि एफर्ट्स करना है रिड्यूस करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। और किसको रोकना है, जो एमिशन होता है, ऑब्वियसली बात है ग्रीन हाउस गैसों का। जैसे कि वो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एट्सेट्रा, और भी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो उसको रिड्यूस करना है। ये किसके अंडर है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के अंडर। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह बनते हैं यानी कि जलवायु परिवर्तन की वजह बनते हैं। और वो इसीलिए है क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये ट्रैप करती हैं हीट को। तो जिस वजह से क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है वो और ज़्यादा गर्म होता है और ग्लोबल वार्मिंग का भी ये कारण बनता है। और साथ ही साथ ये कंट्रीब्यूट करती हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ में, श्वसन यानी कि सांस लेने से रिलेटेड डिजीज़ है उनका भी कारण बनता है। और ये किस वजह से होती है, स्मोक की वजह से और एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो इसमें भी कंट्रीब्यूट रहता है ग्रीन हाउस गैसों का। दैन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में शामिल हैं वो एक्शंस शामिल हैं ताकि लिमिट किया जा सके ग्लोबल वार्मिंग को और उससे जो जुड़े इफ़ेक्ट्स हैं उन पर एक्शन लिया जा सके। मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, इसका मतलब यही है कि रिड्यूस करना है जो रिलीज़ होता है ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन, जो वार्म कर रहा है, गर्म कर रहा है हमारे प्लैनेट को। ये हो गया आपका क्लियर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जो कि पेरिस एग्रीमेंट कवर करता है। देन इसके बाद हमारे पास है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन यानी कि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। ये क्या है, एक प्रोसेस है एडजस्ट करने का, यानी कि हम जो करंट टाइम में क्लाइमेट चेंज हुआ है अपने आप को उसके अकॉर्डिंग यानी कि अनुकूल बना लें, या फिर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के आने वाले टाइम में, तो उसके लिए जो है एक फ्रेमवर्क तैयार कर लें और हम उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें। देन इसके बाद एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब यही है कि अडेप्ट करना यानी कि अपनी लाइफ को अनुकूल बना लें जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट उसमें, जिसमें यही है कि एडजस्ट करना है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्लाइमेट में अपने आप को। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन क्या है, एक प्रोसेस है एडजस्ट करने का जो करंट और एक्सपेक्टेड इफ़ेक्ट्स हैं किसके, क्लाइमेट चेंज के, उसमें जो है एडजस्ट करना है। तो इस तरह का प्रोसेस है क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, यानी कि जो करंट टाइम में क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं और जो उम्मीद की जा रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर जो उसके इफ़ेक्ट्स होंगे उसमें एडजस्ट करना, इस तरह का प्रोसेस है क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन यानी कि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। तो इसको भी कवर करता है पेरिस एग्रीमेंट। देन इसके बाद हमारे पास लास्ट में है क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन ये तभी पॉसिबल है जब क्लाइमेट फाइनेंस होगा। तो ये कोई भी तरह की फाइनेंसिंग हो सकती है जिसका यूज़ किया जाता है टैकल करने के लिए यानी कि हैंडल करने के लिए, निपटने के लिए क्लाइमेट चेंज से यानी कि जलवायु परिवर्तन से। तो इन तीनों को कवर करता है पेरिस एग्रीमेंट। किस किस को, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और क्लाइमेट फाइनेंस को। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, वो भी करेक्ट थी स्टेटमेंट। जो पेरिस एग्रीमेंट था वो ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क में। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट को अपनाया गया था COP21 में पेरिस में। कब अपनाया गया था, 12 दिसंबर 2015 को, और कब से प्रभाव में आया, 4 नवंबर 2016 से। देन इसके बाद फ्रेंड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। मार्क द करेक्ट सीक्वेंस अबाउट कंट्रीज दैट प्रोड्यूस द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड।
यानी कि आपको करेक्ट सीक्वेंस मार्क करना है उन कंट्रीज़ के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, उत्पादन करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कि सबसे पहले जो कंट्री सबसे ज़्यादा करती है वो पहले नंबर पर, देन उसके बाद सेकंड उससे कम वाली, देन उससे कम वाली थर्ड पर। इस तरह से आपको सीक्वेंस सेट करना है। तो इसमें से करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड वो कंट्री है चाइना। चाइना से कम करती है यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स से कम करते हैं हम यानी कि इंडियन। इसके बाद रशिया, और रशिया से कम जापान। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है जो कंट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से हम इस ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ओडोरलेस यानी कि बिना गंध वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और हाईली इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए अर्थ पर। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। देन इसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है पूरे वर्ल्ड में, इसकी वजह से इंक्रीज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, और फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, इनका यूज़ भी, ये भी प्राइमरी सोर्सेज हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। फ्रेंड्स इस पॉइंट से हमें ये क्लियर हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड किसका रिजल्ट है, एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ का पूरे वर्ल्ड में, और साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल, ये भी प्राइमरी सोर्सेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। देन इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि एक मेजर कंसर्न बन गया है, चिंता का विषय बन गया है क्लाइमेट चेंज के लिए, और एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम टॉप 5 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग नेशंस के बारे में बात करें 2020 में कौन कौन से थे, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, रशिया एंड जापान। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया। इंडिया के बारे में भी हम अगर थोड़ा बात करें तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है, उत्सर्जक है, जहां पर 2442 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन प्रोड्यूस हुआ था 2020 में। क्योंकि कोयला जो है यहाँ पर मेन एनर्जी सोर्स है अभी भी भारत में, तो कोयला सप्लाई करता है 45% एनर्जी का कंट्री में, और साथ ही साथ पेट्रोलियम या फिर जो अदर लिक्विड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एनर्जी सोर्स के रूप में काम कर रहे हैं 26% पेट्रोलियम और अदर लिक्विड्स। इसके बाद बर्निंग कोल यानी कि कोयले को जलाना मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर है एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव जनित, जो मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसका। नेक्स्ट पॉइंट है चाइना वाज द बिगेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन 2021, यानी कि चाइना बहुत ही बड़ा उत्सर्जक है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन का 2021 में, 2020 में भी यही था, जहां पर 31% ग्लोबल एमिशन का, यानी कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो जिसमें से 31% अकेला चाइना ही एमिट करता है, उत्सर्जित करता है, यानी कि 31% के लिए अकेला चाइना ही जिम्मेदार है। और वर्ल्ड के टॉप 5 लार्जेस्ट पॉल्यूटर्स वो रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि ऊपर जो हमने टॉप 5 की बात करी जिसमें से नंबर 1 है चाइना, सेकंड पर है यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड पर इंडिया, फोर्थ पर रशिया और फिफ्थ पर है जापान। यही 5 नेशंस जो हैं 5 लार्जेस्ट पॉल्यूटर्स हैं, और यही जिम्मेदार हैं 60% जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ था 2021 में, उसके लिए 60% तो यही नेशंस जिम्मेदार हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मार्क द करेक्ट कोड अबाउट पेरिस एग्रीमेंट। नंबर 1 क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ ITMOS इज इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड mitigation outcomes. Second statement के according the implementation of the agreement by all member countries together will be evaluate every 5 years with the first evaluation in 2023. Friends कोड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है, बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फुल फॉर्म है किसका, ITMOS का, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसके अलावा स्टेटमेंट सेकंड भी हमारी करेक्ट है, जो इम्प्लीमेंटेशन है एग्रीमेंट का, सभी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं एक साथ जो है उनके द्वारा इवेल्युएट किया जाएगा हर 5 सालों में।
यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहा एग्रीमेंट का, उसको जो है हर 5 सालों में इवेल्युएट किया जाएगा और फर्स्ट इवेल्युएशन होगा 2023 में। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड द यूरोपियन पार्लियामेंट इन शॉर्ट ईपी रेटिफाई द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूरोपीय संसद ईपी ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की पुष्टि कब की? इसकी पुष्टि की गई थी ऑप्शन बी 2016 में, यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया था पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज को 2016 में, और 4 अक्टूबर 2016 को यूरोपियन पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया था पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, मार्क द करेक्ट कोड। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है? एज पर पेरिस एग्रीमेंट रिचर कंट्रीज टू हेल्प पुअरर नेशंस बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग नोन एज क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि पेरिस समझौते के अनुसार अमीर देश गरीब देशों को वित्त पोषण प्रदान करके मदद करते हैं, जिसे जलवायु वित्त के रूप में जाना जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? ग्रीन क्लाइमेट फंड इन शॉर्ट GCF वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय 194 गवर्नमेंट टू लिमिट और रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इन शॉर्ट GHG एमिशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने या कम करने के लिए 194 सरकार द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स कोड आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, मौजूद है। तो इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है कि करेक्ट कोड है हमारा कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सबसे पहले तो हम अपनी स्टेटमेंट फर्स्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार जो रिचर कंट्रीज हैं, अमीर देश हैं, वो हेल्प करेंगी पुअरर नेशंस की, यानी कि जो गरीब देश हैं उनको प्रोवाइड करके फंडिंग को, और इसको किस नाम से जाना जाता है? क्लाइमेट फाइनेंस को। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड इन शॉर्ट GCF को इस्टेब्लिश किया गया था 194 गवर्नमेंट द्वारा, ताकि लिमिट किया जा सके या फिर रिड्यूस किया जा सके ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को, कहाँ पर? डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। देन इसके बाद जो हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड है, सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन शॉर्ट GCF को इस्टेब्लिश किया गया था 194 गवर्नमेंट द्वारा, लिमिट करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और ग्रीन क्लाइमेट फंड इन शॉर्ट GCF को इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक और पॉइंट क्लियर हो जाता है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2010 में। और ये पार्ट था फाइनेंशियल मैकेनिज्म का, और किसके फाइनेंशियल मैकेनिज्म का पार्ट था? UNFCCC के। और साथ ही साथ ये सर्व करता है सेम फंक्शन, किनको सर्व करता है? पेरिस एग्रीमेंट को। इसके बाद है GCF, ये जो है करंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेडिकेटेड मल्टीलैटरल क्लाइमेट फंड है, यानी कि उस तरह का फंड आप कह सकते हैं बहुपक्षीय, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पक्ष हैं, और साथ ही साथ ये मेन मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है सपोर्ट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो अचीव कर सके रिडक्शन, किसमें रिडक्शन? ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन में रिडक्शन, और साथ ही साथ इन्हांसमेंट कर सके अपनी एबिलिटी में, यानी कि अपने आप को और ज़्यादा सक्षम बना सके, ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके क्लाइमेट चेंज को लेकर। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ग्रीन क्लाइमेट फंड का 2010 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि 17 क्वेश्चंस, जो किससे जुड़े थे? पेरिस एग्रीमेंट से। और एक लास्ट हमारा आज की इस वीडियो से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेरिस एग्रीमेंट से ही, जो कि रिलेटेड है, जहां पर कंट्रीज़ ने इस्टेब्लिश किया है इन्हांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, इन शॉर्ट ETF। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि कंट्रीज़ ने पेरिस एग्रीमेंट के अंडर इस्टेब्लिश किया है, स्थापना की है इन्हांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क की, इन शॉर्ट ETF की। और ETF के अंडर क्या है, जहां पर ये 2024 से शुरू होगा, और इसमें कंट्रीज जो है वो रिपोर्ट करेंगी ट्रांसपेरेंटली, यानी कि पारदर्शिता होगी, जो भी एक्शंस उनके द्वारा लिए जाएंगे, और साथ ही साथ जो भी उनके द्वारा प्रोग्रेस की गई है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को लेकर, अडेप्टेशन मेजर्स को लेकर, यानी कि जो भी अनुकूलन के लिए उपाय किए गए हैं, और क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए जो भी प्रोग्रेस हुई है या फिर एक्शन लिए गए हैं, और साथ ही साथ जो भी सपोर्ट प्रोवाइड उन्होंने किया है या फिर रिसीव किया है कोई भी सपोर्ट, तो उस पर जो है रिपोर्ट किया जाएगा ट्रांसपेरेंटली। तो उसके लिए इस्टेब्लिश किया गया है इन्हांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क को, इन शॉर्ट ETF को। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की।
नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।